नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की, जमानतीय एवं अजमानतीय अपराध के बारे में आज हम बात करेंगे और उनके बीच अंतर के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको नए लॉ को पुराने लॉ के साथ कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। तो आज सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज सी ऑफ BNSS पढ़ेंगे, जिसमें डिफाइन है बेलेबल और नॉन बेलेबल। कंपेयर किसके साथ करके पढ़ेंगे? 2 सब क्लॉज ए ऑफ CRPC 1973, इसके साथ हम कंपेयर करके समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस के जवाब कि कैसे आप पता करेंगे कि कोई ऑफेंस बेलेबल है, कैसे आप पता करेंगे कि कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल है, कैसे आप पता करेंगे अदर देन भारतीय न्याय संहिता से कोई ऑफेंस नहीं है, किसी और लॉ का ऑफेंस है, तो उसके बारे में कैसे पता करेंगे वो बेलेबल है या वो नॉन बेलेबल है। क्योंकि बेल फाइल करने के लिए और बेल लेने के लिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी और एग्जाम के लिए तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही। इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में और प्री में इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब एक एक करके दूंगा, आप धैर्य बनाए रखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे सामने है कि जरूरत क्यों पड़ी ये जो ऑफेंस है इसको कैटेगराइज करने की कि बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या जरूरत पड़ी होगी? आपको बता दूं, बेल लेने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ बेल। बेल लेने के लिए ही तो इसको डिफाइन करा होगा कि क्या बेलेबल है क्या नॉन बेलेबल है। तो इसका क्लासिफिकेशन क्यों करा गया, क्यों इसको क्लासिफाइड करा गया? तो फॉर द पर्पज ऑफ बेल ऑफेंसेस में बी क्लासिफाइड एज नॉन बेलेबल और बेलेबल। यहां पे आप नॉन बेलेबल कर लें, ये बाय मिस्टेक नॉन एबल ऑफेंस आ गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस, तो दो तरह की कैटेगरी की गई। क्यों की गई? क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ बेल। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इसमें बहुत ज्यादा मैं केवल आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कोई जीरो से भी अगर मेरा कोई देख रहा है ना वीडियो, तो उसको बिल्कुल डे 1 से चीजें समझ में आए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज हो सकती है पता। ठीक है, अब हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की। तो हमने यहां देखनी है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा। तो सबसे पहले तो जो आपको याद करना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो बेलेबल ऑफेंस है वो 2 सबसेक्शन 1 का सब क्लॉज सी के अंदर डिफाइन। और वही बात अगर CRPC की कर दे 2 सब क्लॉज ए के अंदर ये डिफाइन। क्या होता है बेलेबल? तो हम समझते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस इट्स प्रोवाइड्स दैट, यहां से डेफिनेशन शुरू होती है। बेलेबल ऑफेंस मींस, क्या मतलब होगा बेलेबल ऑफेंस का? एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट, कोई ऑफेंस जिसे बेलेबल दिखाया गया है किसके अंदर? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल सबसे एंड में जाएंगे, चाहे तो CRPC के सबसे एंड में जाए या BNS के सबसे, तो वहां पे आपको 2 शेड्यूल मिलते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में भी आपके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके अंदर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें ये बताया गया है किसके ऑफेंसेस? IPC के ऑफेंसेस का फर्स्ट शेड्यूल, ये जो शेड्यूल 1 है और इसके पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक टेबल दी गई है और उसमें बताए गए हैं IPC के, और अगर BNS के परपेज में आप अगर
बीएनएसएस में देखेंगे तो बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में देगा, और आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में देखना है तो सीआरपीसी के लास्ट शेड्यूल में जाके उसके पार्ट 1 में जाके देखेंगे तो वही बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल। उसमें ये भी बताया गया कि ट्राइबल बाई कौन से जज के द्वारा होगा, ये भी बताया गया कि कॉग्निजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा है, कंपाउंडेबल कौन सा है, नॉन कंपाउंडेबल। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस शेड्यूल में देखने को मिलेगी। और सेकंड शेड्यूल जो है ना हमारा, ये फॉर्म जो है, फॉर्म जैसे बेल का फॉर्म हो गया, कोई और वारंट के फॉर्म हो गए, सम्मन के फॉर्म हो गए, एफिडेविट हो गई, इनके फॉर्म जो है वो शेड्यूल 2 में आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज बताते हैं, बाकी बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, पर ये बतानी चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, तो मुझे जरूरी लगा तो इसलिए आपको बताया। तो इन्होंने यही बताया मीन्स एंड ऑफेंस। तो पहली बात तो चीज बेलेवल के लिए क्या है कि ऑफेंस होना चाहिए, और उसको अगर बेलेबल दिखाया है फर्स्ट शेड्यूल में तब हम कहेंगे ये बेलेबल ऑफेंस है, पहली कंडीशन। दूसरी, which is made bailable by any other law for the time being in force। अब ये तो चीज हो गई, हमने बीएनएस और आईपीसी के पक्ष पेज में देख लिया कि हम शेड्यूल 1 में गए और उसके पार्ट 1 में गए और जाके हमने देखा हाँ ये अगर ऑफेंस बेलेबल है तो बेलेबल, और अगर इसको नॉन बेलेबल दिखाया तो नॉन बेलेबल, उसमें कोई पीएचडी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कही तो इन्होंने कहा एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ मीन्स इसको छोड़ दो आप, आईपीसी अगर बीएनएस के परिप्रेक्ष्य सॉरी सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में बीएनएस को छोड़ दें, इसके अलावा जो भी लॉ है अगर उसने कहीं इसको बेलेबल बनाया हो तो ऐसे जो ऑफेंसेस है उनको भी हम बेलेबल कहेंगे, और ऐसे ऑफेंस फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स होने चाहिए। तो ये दो कैटेगरी मैं आपको बताऊं, मान के चलो ये एक ए ऑफेंस है, अगर इसको जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका पार्ट 1 है, अगर उसके अंदर इसे बीएनएसएस में देखेंगे लास्ट में या सीआरपीसी में देखेंगे अगर बेलेबल बताया गया तो ये बेलेबल है। ऐसे ही कोई अदर लॉ है, अगर उसमें इसे बेलेबल बनाया है तब भी ये बेलेबल का। तो दो ही कैटेगरी है, या तो जो कोई अदर लॉ है उसने बेलेबल बनाया तो बेलेबल मानेंगे, या शेड्यूल के अंदर इसे बेलेबल। तो बेलेबल ऑफेंस तो आई होप आपको समझ आ गया कि बेलेबल क्या। तो दो ही चीजें देखनी है आप लोग को कि पहले अगर आईपीसी और बीएनएस से रिलेटेड ऑफेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग सीआरपीसी और बीएनएस के जब लास्ट में शेड्यूल फर्स्ट में देख लो वहां से क्लियर हो जाएगा। किसी स्पेशल लॉ किसी और लॉ का कोई है तो आप पर्टिकुलर उस लॉ में देख लो, अगर उसने बेलेबल बनाया है तो बेलेबल है, अदरवाइज वो बेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा जो शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट 2 है उसने कुछ बताया है कि ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती कि कोई लॉ है और उसने उसे बेलेबल बनाया नहीं है ना उसने नॉन बेलेबल बताया, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, पर वो ऑफेंस है तो कैसे पता करोगे ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है। तो इसके लिए शेड्यूल फर्स्ट का पार्ट 2 है उसमें बताया, तो आप उसके लिए थोड़ा ध्यान रखें। मैंने आगे पीपीटी में उसे ऐड करा तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। आप यहां अभी डेफिनेशन के रिगार्डिंग आप इतना समझो। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस की बारी आती है, मीन्स एनी अदर ऑफेंस। देखो कितनी बढ़िया बात, आपको बेलेबल बता दिया कि जी देखो बेलेबल ऑफेंस ये है, अब इसके अलावा जो भी बचता हो वो नॉन बेलेबल है। एनी अदर ऑफेंस, इसके अलावा जो भी ऑफेंस हो वो नॉन बेलेबल है। मैंने आपको बता दी सिचुएशंस, अगर उसमें दिखाया बेलेबल तो ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में अगर बेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप दिखाया है नॉन बेलेबल बताया ना तो नॉन बेलेबल है ही, नहीं दिखाया है तब भी आप उसे नॉन बेलेबल मानोगे, लेकिन सेकंड शेड्यूल को भी चेक करना है आपको, ठीक है। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं तो बेलेबल ऑफेंस मींस वो जो शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट 1 में बेलेबल दिखाए गए हो और किसी लॉ ने उन्हें बेलेबल बनाया हो टाइम बीइंग इन फोर्स रहते हुए, और अगर किसी लॉ में उसे बनाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो शेड्यूल
1 के पार्ट सेकंड में जो देख लो, वो अगर लेस देन 3 ईयर है, मैं यही बता देता हूँ, अगर 3 साल से कम है उनमें सजा, तो उन्हें हम मान लेंगे कि ये बेलेबल है। इसके अलावा जो भी बचता है वो सारा नॉन बेलेबल। आई होप आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ। तो मैं कहना यही चाहता था कि ऑल दो इन सब के बावजूद दी टर्म हैव बीन डिफाइंड इन दिस संहिता मतलब VNSS या CRPC, but still this definition does not give a clear meaning of the term bailable and non-bailable. In bailable offense, the bail is granted as a matter of right. तो ये बात है कि बेलेबल ऑफेंस की है कैटेगरी, तो क्या मतलब है, क्या इससे फायदा होगा? तो फायदा क्या होगा, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो जो एक्यूज्ड है उसका मैटर ऑफ राइट हो जाता है बेल लेने का, उसे बेल देनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि उसको जब बेल बॉन्ड लिए जाएंगे उस टाइम डिस्कशन आ जाएगी, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो कोर्ट हो उसके पास, क्योंकि उसे आपको सेटिस्फाई करना है, तो वहां डिस्कशन तो आ जाएगी। तो बेल लेने में आपका मैटर ऑफ राइट है, पर आपको छोड़ दिया जाएगा मैटर ऑफ राइट ये नहीं है, क्योंकि आपको अगर आप साउंड सिक्योरिटी जो देना चाह रहे हैं, जो देनी है आपको साउंड सिक्योरिटी, अगर वो दे देते हैं देन आपका मैटर ऑफ राइट है बिल्कुल बेल का, और आपको छोड़ा ही जाएगा। तो यहाँ डिस्कशन नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको बेल नहीं दी जाएगी। डिस्कशन ओनली वो जो बेल बॉन्ड ले रहे हैं हम उसके रिगार्डिंग, बेल बॉन्ड या बॉन्ड, नए लॉ में डेफिनेशन आ गई है, तो हम बेल बॉन्ड ले रहे हैं या बॉन्ड ले रहे हैं, वही डिस्कशन आएगी। वाइल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में द ग्रांट ऑफ बेल इज सब्जेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। जहां हम बेलेबल में ये कह रहे थे कि अक्यूज का मैटर ऑफ राइट है, एक तरह से ये मान लो कि एक उसका अधिकार है कि उसे बेल मिलेगी मिलेगी, जबकि नॉन बेलेबल में क्या है, डिस्कशन ऑफ द कोर्ट है, मतलब कोर्ट की मर्जी है आपको दे या ना दे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिनमें बेल नहीं मिलती, बिल्कुल गलत है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है, पर इसका डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, जहां बेल बनती है वही कोर्ट आपको बेल देता है, वो रीजन होने चाहिए बेल देने के, लॉ ने परमिट किया हो उसमें बेल देने के। तो बेलेबल में तो मैटर ऑफ राइट है, तो यहाँ तो इफ एंड बट है ही नहीं, पर डिस्कशन है, तो डिस्कशन का हो सकता है मिसयूज भी हो जाए, हो सकता है जैसे जज साहब मिसयूज कर ले। तो यहाँ पे बता दिए डिस्कशन तो है, द कोर्ट डिसाइड टू बेल एप्लीकेशन ऑन सर्टेन जुडिशियल प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। सर्टेन जुडिशियल प्रिंसिपल क्या है, जैसे लॉ में कुछ कंडीशंस हैं, आपको उनको देखना है, उनके अकॉर्डिंग डिसमिस करना है, उनके अकॉर्डिंग अलाउ करना है, या जो जजमेंट्स हैं उनमें सेटल कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल जो डिसाइड करेगा कि इनको बेल देते वक्त कोर्ट देखेगा। एक सिंपल लाइन में अगर मैं कहूं सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल के लिए, तो रीजन हैव टू स्पेसिफाई, जो जज साहब हैं उनको रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों बेल खारिज कर रहे हैं या क्यों बेल दे रहे हैं। तो ये है सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल। कोई कंडीशंस हैं, वो अगर बेल खारिज कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा, बेल दे रहे हैं तो कंडीशन इंपोज कर रहे हैं, उस टाइम बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी क्यों बेल दे रहे हैं हम। तो ये होते हैं। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों में ही बेल मिलती है, पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है कि उसका मैटर ऑफ राइट नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, वो मैं बताऊंगा आपको कि कब किस सिचुएशन में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी अक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकती है। और बहुत सारी मैंने जुडिशरी जो प्रिपरेशन करा रहे हैं लोग, उनकी बुक देखी, बहुत सारा गलत भी लिखा है, उन्होंने बहुत बता दिया कि यहाँ पे भी वो एक्यूज मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जबकि ऐसा नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, सिर्फ वहीं पर एक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताऊं वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट इज प्रोवाइडेड इन द कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। जबकि ऑफेंस इज बेलेबल है और ठीक है, और नोट इज प्रोवाइडेड इन कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। फर्स्ट डील विद द ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता एंड पार्ट सेकंड डील विद द अदर ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ।
तो भारतीय न्याय संहिता ऑब्लिक आईपीसी कर लेना आप। अगर सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आईपीसी के ऑफेंस वहां होंगे, और बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय न्याय संहिता के। ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट है शेड्यूल 1 का, वो अंडर अदर लॉज डील करता है। ठीक है, कॉलम 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो कॉलम 5 है, उसी में लिखा होता है कि बेलेबल है नॉन बेलेबल है। तो कई बार प्री का क्वेश्चन ये भी पूछ लेते कि कौन से शेड्यूल फर्स्ट के कौन से कॉलम में बेलेबल नॉन बेलेबल दिया होता, तो मैंने वो भी लिख दिया है। पार्ट कितने हैं शेड्यूल फर्स्ट के, तो पार्ट कितने हैं, 2 हैं। कितने शेड्यूल हैं, तो शेड्यूल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल जो है वो कौन से कॉलम में डिफाइन है, तो कॉलम 5 में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 1 है वो किससे डील करता है, कौन सी ऑफेंसेस से, वो पूछा जा सकता है आपसे प्री के लिए, वो बता दें आप। पार्ट 2 किससे डील करता है, उस चीज को भी आप बता दें। ठीक है, whether the offense is bailable or not is provided in the column 5। है बेलेबल पर कॉलम 5 के फर्स्ट शेड्यूल में नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार अगर हम देखें, ऑफेंस अंडर लॉ अदर देन भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड। तो ऑफेंस जो है वो अदर देन भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पेनल कोड है। तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और मोर, पर जो ऑफेंस है ना, तो वो आईपीसी का ऑफेंस है, ये सिचुएशन कौन सी है, और ना बीएनएसएस की है। पर वो ऑफेंस है, उसमें पनिशमेंट कितनी दी गई है, 3 साल और उससे ज्यादा, 3 और मोर, मतलब 3 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ऐसे ऑफेंस जो नहीं दिए गए हैं इसके अंदर, जो शेड्यूल 2 है उसमें नहीं दिए गए हैं, तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैंने बताया एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जो शेड्यूल 1 है वो 2 पार्ट में कंसिस्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में भी बताया कोई जो स्पेशल जो लॉ है उनके बारे में, तो उसके बारे में ये चीज बता दी कि अगर लिखा नहीं है तो आप कैसे समझोगे, या तो स्पेशल लॉ में लिखा होगा कहीं पे, नहीं लिखा है तो पार्ट 2 जो है इसका शेड्यूल 1 का, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो जिनमें पनिशमेंट है कोई अदर लॉ में 3 साल या उससे ज्यादा की, तो आप मान के चलोगे कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। while offense punishable with less than 3 years of imprisonment are considered to be bailable। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो अदर लॉज है उसमें पनिशमेंट 3 से कम की है, मतलब 3 साल इसमें इंक्लूड नहीं है, लेस देन 3 है। ठीक है, 3 और मोर तो आ गया आपका नॉन बेलेबल में। अब 3 से कम अगर है और अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस सेकंड जो इसका है पार्ट, इसके अकॉर्डिंग उसे क्या मानेंगे, बेलेबल ऑफेंस मानेंगे। अब आप बिल्कुल देख लो, जैसे 138 का मैटर है, आप इसको देख लो, अदर लॉ है। अब उसमें देख लो पनिशमेंट अगर नहीं दिए किसी ऑफेंस की, तो आप कैसे पता करोगे बेलेबल नॉन बेलेबल है, तो ऐसे देख लो इसमें कि पनिशमेंट कितनी दी गई, इतनी। अब वहां नहीं भी बताया कि बेलेबल है नॉन बेलेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां से निकाल लोगे कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। ऐसे कोई और अगर कोई लॉ ले लो जिसमें पनिशमेंट बताइए पर ये नहीं बताया कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे ही 3 और 3 से ज्यादा है तो नॉन बेलेबल, और 3 से कम है, लेस देन 3 है, मतलब 3 इनके अंदर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो बेलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे ही 3 पे पहुंचा नॉन बेलेबल हो गया, 3 से नीचे रहेगा बेलेबल है। कब है, जब उस अदर लॉ के अंदर बताया ना गया हो तब ये रूल लागू होगा। वहां बता दिया है तो फिर वो रूल लागू होगा। ऑलरेडी बता दिया कि भाई साहब ये पनिशमेंट है और ये बेलेबल ऑफेंस है या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, फिर तो आपको ये पार्ट 2 इसका शेड्यूल 1 का देखना ही नहीं है। ये तब देखना है जब वहां दिया ना हो कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आपको समझ भी आ गया होगा। द प्रोविजन रिलेटिंग टू बेल आर लेट डाउन, ये प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नए लॉ में कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर 35 है और सेक्शन 478 टू 496 तक बेल के प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं। तो पूछ लेते कि बेल के रिगार्डिंग प्रोविजन कौन से चैप्टर में है, बीएनएसएस के रिगार्डिंग पूछे तो 35
और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग पूछे तो 33। सेक्शंस कहां से कहां तक है जो बेल की प्रोविजन डिफाइन कर दी, 478 टू 496 बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में और 436 टू 450 सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में। तो ये आपको कुछ प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो याद रखने। बाकी कॉन्सेप्ट आपके मेंस के लिए ये लिखना पड़ेगा आपको, और प्री के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछ लिया जाता है इन दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अवेलेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस। तो एक एक चीज को समझते चलते हैं। पहला तो डिफरेंस आप यही डाल दोगे कि जो अवेलेबल ऑफेंस है वो सीरियस लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, और जबकि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है वो मोर सीरियस इन नेचर होते हैं। ये सिंपल सा लोग पहला तो यही डाल देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, डिफाइन की अगर बात करोगे तो आप वो डेफिनेशन के रिगार्डिंग कर तो बताओगे कि 2A में ही डिफाइन है दोनों, तो वो कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों का एक में ही डिफाइन करा है। डेफिनेशन आप चाहो तो लिख के एक बार लिख सकते हो कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये, नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब एक ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी लिख दिया है आपके लिए। तो बेल ऑफेंस में bail can be claimed as a matter of right and court or officer in charge of a police station has no discretion what to grant bail। तो यहाँ पे बेल जो है अक्यूज मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है, चाहे वो अक्यूज हो चाहे वो सस्पेक्टेड हो, वो बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है। और यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगी ना तो कोर्ट की ना तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो यहां से एक चीज और निकल के आएगी, बेल लेवल में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों बेल दे सकते हैं। डिस्कशन यहाँ पे कहां पे आती है मैंने आपको बताया, बेल बॉन्ड और बॉन्ड लेने के टाइम, क्योंकि अब बेल बॉन्ड और बॉन्ड डिफाइन कर दिए तो नए लॉ के अकॉर्डिंग, तो मैं उसके परपेक्ट में बोल रहा हूं। बेल बॉन्ड हो जाता है विथ सियोरिटी और बॉन्ड अकेला हो गया पर्सनल बॉन्ड यानी विदाउट सियोरिटी। सिंपल सा समझो आप। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपको देखना हो कि बेल क्या होती है, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, तो आप मेरी इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं। द कोर्ट, अब नॉन बेलेबल के बारे में देखते हैं। द कोर्ट हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट बेल, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट के पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ है कि उसका मैटर ऑफ राइट नहीं है कि साफ देनी पड़ेगी बेल, नहीं जी, यहाँ कोर्ट कहेगा कि जी मैं देखूंगा कि बनती है बेल तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। सच डायरेक्शन मस्ट बी एक्सरसाइज ऑन सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल। तो मैंने बताई डिस्कशन है, पर डिस्कशन ये नहीं है कि मेरा मन आया मैंने कुत्ता काट के खाया, ऐसा नहीं है, मनमानी जज साहब भी नहीं कर सकते। डिस्कशन है, पर मैंने बता दिया सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल, तो उनको तो ध्यान में रख के आपको करना ही पड़ेगा। और सेटल जुडिशियल प्रिंसिपल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक्सेप्ट 187 167। एक ये ऐसी सिचुएशन है 167 सीआरपीसी और 187 डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन करता है। कहीं स्टैट्यूटरी पीरियड्स की बात होती है कि पर्टिकुलर जो टाइम है और उस दौरान अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो वो टाइम जो निकल गया तो उस दौरान एक्यूज एंटाइटल है बेल के लिए। तो यहाँ पे भी एक्यूज एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम करते हैं और यहाँ पे जज साहब को बेल देनी पड़ेगी, नो इफ एंड बट। हाँ, वही वाली बात आ जाती है, मैं हर बार कहूंगा कि डिस्कशन कहाँ आ जाती है मैटर ऑफ राइट में भी, जब वो बेल बॉन्ड या बॉन्ड ले रहे हैं, उसके लिए आपको सेटिस्फाई उनको करना है। तो बेल के प्रोविजन जब हम पढ़ेंगे ना, आपको तो मैं एक एक चीज बताऊंगा कि बेल बॉन्ड में भी आप किस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन भी आती है कई बार कि बंदा गरीब है नहीं दे पा रहा, तो कब माना जाएगा कि वो गरीब है। तो ये चीजें अगर मैं यहां बताने लगा ना आपको तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये चीजें मैं आपको जब बेल के प्रोविजन पढ़ाऊंगा ना तब डिटेल में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें, एक एक चीज, कैसी कैसी सिचुएशन में बेल आप ले सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट, कहाँ कहाँ पे जैसे आपकी डिस्कशन है जहाँ पे आप मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो अभी यही समझना है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की डिस्कशन होती है और बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट की कोई डिस्कशन नहीं होती है, एक्यूज मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है। ठीक है, नॉन बेलेबल में एक एक्सेप्शन जो मैंने बताया 187 है जहाँ पे मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम की जा सकती है।
तो एक अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर समझते हैं, द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट बेल इन बिलीवेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 478 ऑफ वीएनएस और 436 ऑफ सीआरपीसी। मैं रेड से कर रहा हूँ वो सीआरपीसी, क्योंकि मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ सेक्शन भी लिखता जा रहा हूँ कि जो 478 थी वो 436 हो गई है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से चीजें कर लेना। रेड से लिखा है मतलब वो सीआरपीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है, और 470 जो ग्रीन से लिखा है वो बीएनएसएस की। तो यहाँ पे तो अब बेल लेवल में क्या है कि कोर्ट और दोनों एम्पावर है बेल देने के लिए। नॉन बेलेबल में जनरली ओनली कोर्ट कैन ग्रांट बेल। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट ही बेल देता है, पर ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि पुलिस वाले नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन अगर आपको देखना हो तो 480 बीएनएसएस और 437 सीआरपीसी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा कि कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल दे सकता है। अब मैं थोड़ा सा और अगर इसको करूं तो आपको और इजी करूं, तो लेस देन 7 ईयर जिनमें पनिशमेंट है, जो अंदिल वाली जजमेंट है वो ये कहते हैं कि उन्हें बेल देनी पड़ेगी और थाने से ही बेल दी जाएगी। पुलिस ऑफिसर ही तो वो क्या करते हैं 41 एक का एक वो देते हैं, अब आपसे भरवा लेते हैं बॉन्ड और आप आते रहिए, तो वो क्या है, वो बेल ही तो दे रहा है पुलिस ऑफिसर। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में बेल कब, तो कुछ जजमेंट जो आई है उनके अकॉर्डिंग भी, और ऐसे तो ऑलरेडी ये जो सेक्शन है 480 बीएनएसएस और 437 सीआरपीसी है, यहाँ तो लिखा ही है कि कुछ सर्कमस्टांसेस जहां बेल दी जाएगी, तो ये एक्सेप्ट हो गया। जनरली कोर्ट ही बेल देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लॉ में एब्सोल्यूट रूल नहीं है कोई भी, इफ एंड बट हमेशा मिलेगा, तो आपको इफ एंड बट के साथ ही पढ़ना होगा। अगर एब्सोल्यूट कोई लिख रहा है तो गलत लिख रहा है, वो बता ही नहीं रहा पूरी बात आपको। मैं कह रहा हूं ना, यही चीज जो मैं ये बता रहा हूं, ये मैंने कई जो जुडिशरी की बुक्स हैं, जो कोचिंग्स हैं, जो तैयारी करा रहे हैं, उन्होंने लिख रखा है यहाँ पे कि इन सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम की जा सकती है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप उस लॉ को पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो कहीं ना कहीं वहां कोर्ट की में कहीं ना कहीं वहां जैसा आपकी डिस्कशन पावर झलक रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जैसे ही उनकी डिस्कशन पावर झलक रही है, मैटर ऑफ राइट खत्म हो गया। जनरली बेलेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस इन नेचर, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मोर सीरियस इन नेचर होते हैं। इसीलिए मोर सीरियस है तो मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिल पाती है ना। कुछ जब चीजें डिफॉल्ट होती हैं तभी मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हो, और ये बेलेबल ऑफेंस है तो जनरली लेस सीरियस है, इसीलिए बेलेबल बनाया कि भैया बहुत ज्यादा बड़ा ऑफेंस नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी सोसाइटी पर नहीं डालता, लेस सीरियस इन नेचर है, तो भाई बेल तो दे ही दो उनको, क्यों अरेस्ट करना। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट एप्लीकेबल टू बेलेबल ऑफेंस। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है मैं आपको बता दूं सिंपल सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि किसी को अप्रीहेंशन हो के वो अरेस्ट किया जा सकता है। मतलब ये सिंपल से बताऊं, जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया वहां एंटीसिपेटरी बेल नहीं आएगी, ये तभी आएगी जब अप्रीहेंशन हो उस व्यक्ति को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट एप्लीकेबल टू बेल ऑफेंस। क्यों, जब भाई बेलेबल ऑफेंस है कोई, तो ऑलरेडी बेल आपका मैटर ऑफ राइट है, तो यहाँ अरेस्ट होने का तो मतलब ही नहीं है कुछ, तो क्यों एंटीसिपेटरी का कॉन्सेप्ट होगा यहाँ। हाँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको अप्रीहेंशन है अरेस्ट होने की, और यहाँ पे मैटर ऑफ राइट है नहीं, आपको बेल दे या पुलिस वाला, या जज साहब दें या ना दे, वो तो देखेंगे। तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल। तो कॉन्सेप्ट जो एंटीसिपेटरी बेल का वो कहाँ देखने को मिलता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में देखने को नहीं मिलता है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड, ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में होगी ग्रांटेड, बेलेबल में तो इस तरह का कुछ चीज है ही नहीं। आई होप आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे, किस सिचुएशन में कैसे चेक करोगे आप। तो आई होप अब अगर कोई आपसे पूछे ये क्वेश्चन की एक ऑफेंस है किसी लॉ का, मान लो 138 का है, और उसमें पनिशमेंट तो बता रखी है, पर ये नहीं बताया कि बेलेबल है नॉन बेलेबल, अब मुझे बेल फाइल करनी है, तो मैं अब कैसे समझूं ये बेलेबल है नॉन बेलेबल, आपको पता ही नहीं तो आप कैसे मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम करोगे। आप
या नॉर्मल मतलब डिस्कशन के बिहाफ पे बेल लोगे? तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इस सब के बाद भी अगर आपको ये मेरा QR कोड है, इसको स्कैन करके इसकी PPT या PDF में वहां पे अपलोड कर देता हूँ और वहां मिल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, मुझे व्हाट्सएप करो, कमेंट करो और मेरे से पूछो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए ऐसे ही लीगल गाइड 360।